अच्छा, अभी वो जो मैं ना उसको फिर कंप्लीट करूँगा या कर दूँ, उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम तो आपने बनाई थी ना तब। मैं देख लूँगा। ये जो आपने मेरे साथ फिगर शेयर की है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये किधर से मैंने इसको लिखा हुआ। जो 8वां पॉइंट है, दिस लेज़र इन द केस ऑफ एनर्जी स्टेप्स और स्मॉलेस्ट ऑन द बॉन्डिंग मोड। और इसको बाद में करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, हाँ वो मुझे अब वहाँ से पता नहीं चल रहा ना कि वो मैंने कौन से पॉइंट के हो। हाँ, दिस लेज़र यूजेज मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम, ये पॉइंट लिखवाया था ना। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, इसकी फिगर वो आप पीछे से ना निकाल के, मैं दोबारा नहीं ड्रा करूँगा, उसको सामने रख लें। अच्छा, अब इसके अंदर जो 8 पॉइंट लिखवा दिए थे, तो 9वां पॉइंट जो था इसका, ये कौन सा लेक्चर था जिसके अंदर हुआ था ये वाला टॉपिक? 58 के अंदर, तो इसका रेफरेंस जो है वो 58 लेक्चर का है। अब यहाँ पर जो एक्टिव सेंटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के, वो लेजिंग ट्रांजिशन करते हैं रोटेशन लेवल्स के दरमियान में। ठीक है, तो 9th पॉइंट जो है, द एक्टिव सेंटर्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एक्टिव सेंटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेजिंग, जिनमें से लेजिंग हो रही होती है, लेजिंग ऑन ट्रांजिशन between rotational levels of vibrational bands of the electronic ground state. तो अब जो हमने फिगर बनाई थी, इसकी जो सिस्टमैटिक पिक्चर थी, जो एनर्जी लेवल स्कीम को शो कर रही है ग्राउंड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के लिए,
ठीक है, उस फिगर के अंदर मैंने उसको शायद फिगर 1 का नाम दिया होगा, फिगर 2 का नाम दिया होगा। तो जो आपकी फिगर 2 है, गिव्स द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल स्कीम। ये जो फिगर 2 है, ये वाइब्रेशन का मतलब होता है कि लेवल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेट करना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लेवल्स के दरमियान में वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब है कि उन लेवल्स के दरमियान में जब टाइम ट्रांजिशन हो रही है तो ट्रांजिशन में एटम जो है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो हम इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल स्कीम है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ग्राउंड स्टेट से आप पंपिंग करेंगे और पंपिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उनको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। अब पंपिंग किस तरह होगी, 10th पॉइंट हमारा, वो डिस्चार्ज गुजारेंगे। ठीक है जी, तो व्हेन ए डिस्चार्ज इज पास्ड, व्हेन द डिस्चार्ज इज पास्ड इन द ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड है, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं excite the molecules to the higher electronic and vibrational states. Molecules to the higher electronic and vibrational rotational levels। तो इस पंपिंग की वजह से वो हायर स्टेट के अंदर चले जाएंगे। अब जो आपके पास 11th पॉइंट है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इनके आपस में जो कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, द इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन है फॉर द एक्साइटेशन टू द लेवल, फॉर द एक्साइटेशन टू द लेवल, जो एक्साइटेशन है आपकी लेवल की 0 डिग्री 1 इज़ वेरी लार्ज। या फिगर के अंदर देखें, ये मेंशन किया होगा इसको, इस लेवल को। ठीक है, जो 0 डिग्री 1 पे लेवल है, जो जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है उसके बिल्कुल साथ वाला ये लेवल है। अब ये वाला लेवल जो है ये पॉपुलेटेड है, दिस लेवल इज पॉपुलेटेड बाय रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस।
यानी कि इसमें जो ट्रांजिशंस हो रही हैं इन लेवल्स में वो रेडिएशन लेस हैं, यानी कि नॉन रेडिएटिव है, यानी कि नॉन रेडिएटिव डिके जो है वो हो रहा है फ्रॉम अपर एक्साइटेड लेवल्स। अपर एक्साइटेड लेवल से। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास 12वां पॉइंट है, जो रेजोनेंट ट्रांसफर है ऑफ एनर्जी फ्रॉम नाइट्रोजन। अब दोनों है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो रेजोनेंट ट्रांसफर का मतलब होता है कि जहां पर फ्रिक्वेंसीज या वेवलेंथ्स या एनर्जीज आपस में मैच कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंट ट्रांसफर। और ऑब्वियसली जब भी रेजोनेंट ट्रांसफर होता है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जो वेव होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। तो द रेजोनेंट ट्रांसफर of energy from nitrogen added to the gas increases the pumping efficiency. और इसकी वजह से पंपिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का रोल बिल्कुल सिमिलर वो रोल है जो कि हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर हीलियम प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि हीलियम क्या करती है उसमें, वो उसको पंपिंग के लिए तो होती है। तो नाइट्रोजन बीइंग ए होमो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है ये एक। ठीक है, तो और ये जो प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का, तो 13th पॉइंट है इसका कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है बीइंग ए होमो न्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन होमो न्यूक्लियर। होमो न्यूक्लियर का मतलब है कि न्यूक्लियस एक ही होगा दोनों का। डज नॉट processes a permanent electric dipole moment। तो इसकी वजह से एक परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जो है वो नहीं पैदा होता। ठीक है, और लिहाजा एंड हैंस रेडिएशन डिक्रे फ्रॉम and hence radiation decay from, तो जो रेडिएशन है वो फिर क्या करती है, वो डिके करती है अपर लेजिंग लेवल से टू द ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम अपर लेजिंग लेवल टू द ग्राउंड स्टेट। ऊपर वाले लेवल से ग्राउंड स्टेट में आती है और ये फॉरबिडन है। क्यों फॉरबिडन है? अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स, जो ट्रांजिशन के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के अंदर आपने सिलेक्शन रूल्स पढ़े हुए हैं। तो
तो जो लाइफ टाइम होता है अपर लेजिंग लेवल का इज़ देयर फॉर वेरी लॉन्ग, यानी कि जो मेटास्टेबल स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। तो द लाइफ टाइम ऑफ अपर लेजिंग लेवल is very long। वो बहुत लॉन्ग होता है, 10 की पावर कितनी होती है भाई, -3 तक जो है वो लॉन्ग होता है, 10 की पावर -3 तक। जो उससे ऊपर वाला लेवल होता है उसका 10 की पावर -8 तक होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत यानी कि ज़्यादा देर तक ये यहाँ पर स्टे करता है। तो जो वाइब्रेशनल लेवल है, फिगर देखेंगे फिर आप, द वाइब्रेशनल लेवल 0 डिग्री 1 इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 0 डिग्री 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है इज नियर to the highly populated level of नाइट्रोजन। फिगर देखें तो जिधर नाइट्रोजन की पंपिंग ही नहीं आ रही वहीं तक ये वाला लेवल आ रहा है। ये फिगर नहीं है, फिगर 2, उसके अंदर उसको खोल के देखें अगर आप पीछे, तो ये उसी तक ये लेवल जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आप 14 नंबर पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है 0 डिग्री 1 लेवल और लोअर 0 to डिग्री 1 के दरमियान और 10 डिग्री 1 लेवल्स के दरमियान, इसको अचीव किया जाता है बाय अबव प्रोसेसेस। ये जितने पहले प्रोसेस आपको बताए हैं, लीड्स टू द लेज़र ऑसिलेशन नियर 9.6 माइक्रोमीटर एंड 10.6 माइक्रोमीटर। यानी कि जब ये लेजिंग ऑसिलेशंस होती हैं तो 9.6 और 10.6 माइक्रोमीटर की लेज़र जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं उसके अंदर से, जब ये सारा प्रोसेस ये जितने आपको बताए हैं ये अकर करते हैं। तो it was shown that the population inversion, कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है बिटवीन लेवल्स जो हैं आपके पास 0 डिग्री 1 लेवल एंड द लोअर लेवल, और इससे निचला जो लेवल है वो है 0 to डिग्री 1 एंड 10 डिग्री 1 लेवल्स। तो इनके दरमियान जितने ऊपर वो हमने लिखे हैं पॉइंट्स, उनसे ये अचीव किया जाता है। अचीव्ड बाय द अबव प्रोसेसेस। leads to the laser oscillations, और इसके नतीजे में लेज़र ऑसिलेशन यानी कि लेज़र ऑसिलेशन शुरू हो जाती है नियर 9.6 माइक्रोमीटर, नियर 9.6 माइक्रोमीटर एंड
10.6 माइक्रोमीटर तक। अब इन ऑसिलेशन के नतीजे में आपको कॉन्टिन्यूस वेव मिलती है, ठीक है। एक तो पल्स भी होती है ना, ये पल्स नहीं है, तो ऑफ दीज the later transition was found to give continuous wave power output of 10 kilowatt and efficiency being 30%, which is quite extraordinary. एक तो कंटिन्यूस वेव मिलती है इन ट्रांजिशंस के नतीजे में, और पावर भी कितनी मिल रही है, 10 किलोवाट की। तो ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी की वेव जो है वो आपको मिल रही है। उसके बाद 15वें नंबर के ऊपर जो एडिशन है हीलियम गैस का कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर एट लोअर लेवल आर डीपॉपुलेटेड क्विकली, मतलब वो जो ऐड की जाती है इसको। अब डीपॉपुलेट कैसे होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, तो वो जितनी आबादी ऊपर इकट्ठी हुई होती है एटम्स की, वो फ़ौरन डिके करके नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक है। तो द एडिशन ऑफ हीलियम टू द गैस mixture ensures that कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है एट द लोअर लेजिंग लेवल, लोअर लेजिंग लेवल के ऊपर आर डीपॉपुलेटेड क्विकली। तो ये बड़ी तेजी से डीपॉपुलेटेड होते हैं। required for sizable population inversion, sizable population inversion के लिए। अब हीलियम जो है यहाँ पर इसलिए भी सर्व करती है टू कंडक्ट द हीट फ्रॉम द डिस्चार्ज टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, क्योंकि हीलियम जो है वो कंडक्ट करती है हीट मच बेटर मोस्ट ऑफ गैसेस। ये इसका यानी कि हीट कंडक्टिंग के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी कंडक्टिंग जो है वो बाकी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी जो है वो होती है। तो दिस प्रोवाइड्स ए मीन ऑफ डिक्रीजिंग द थर्मल पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो जब आप हीलियम को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी लेवल्स हैं
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर ठंडा पड़ना ना, ट्यूब ठंडी होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से वो कम हो जाते हैं। और ये क्वाइट क्लोज होते हैं ग्राउंड स्टेट के। इसकी मदद से भी आप ये इंश्योर करते हैं कि इन्वर्जन जो है वो अकर करा। ठीक है, तो आपने अब जो सिस्टम होता है, यानी कि जो आपका सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं। वो जब जाके गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो या एटम्स के साथ टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब उनकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। अब ज़्यादा हीट अगर बढ़ेगी तो वहाँ पर अगर आपने कोई कूलिंग सिस्टम जो है वो नहीं रखा हुआ, ठीक है, तो उस कूलिंग सिस्टम ना होने की वजह से ये हो सकता है कि आपकी ट्यूब जो है वो बर्न हो जाए, बर्न होने के बाद फट ही जाए, तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो 16 पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हीलियम also serve to conduct heat। ये हीट को भी कंडक्ट करती है फ्रॉम डिस्चार्ज टू द walls। of the tube। जो walls होती हैं ट्यूब की, since helium conducts much better as compared to other gases। अब इसके बाद जो 17 पॉइंट है हमारे पास, जो प्योरली वाइब्रेशनल लेवल्स हैं या रोटेशंस है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द आउटपुट स्पेक्ट्रम ऑफ द लेज़र। यानी कि जो आउटपुट पर ये तो नाइट्रोजन और हीलियम जो है ये तो उसके अंदर ऐड की गई है ना पर्पज़ के लिए। नाइट्रोजन को ऐड किया गया है कि वो पंपिंग का काम करे, ठीक है। हीलियम को ऐड किया गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम रखे। असल काम जो लेजिंग का है उसमें कौन सी गैस है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही है। तो वाइब्रेशनल, तो हमारे पास जो वाइब्रेशनल और लेवल्स, रोटेशंस, और जो रोटेशंस हैं ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द आउटपुट स्पेक्ट्रम, जो आउटपुट स्पेक्ट्रम है ऑफ दिस लेज़र। सिंस रोटेशनल लेवल्स, अब यहाँ पर जो रोटेशनल लेवल्स हैं सर्व टू स्प्लिट ईच मेजर वाइब्रेशनल लेवल, यानी कि ये स्प्लिट करते हैं कि इनको हर वाइब्रेशनल लेवल को इनटू ए क्लस्टर ऑफ, इनटू ए क्लस्टर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स।
ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनको स्प्लिट करने के लिए रोटेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं, और वो रोटेशंस जो हैं उनके क्लस्टर बन जाता है बहुत सारे लेवल्स का। तो इसके नतीजे में एज ए रिजल्ट द एक्चुअल लेजर आउटपुट, एक्चुअल लेजर आउटपुट, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है लेजर की इज ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स, बहुत ही करीब करीब की वेवलेंथ्स होती हैं, कवरिंग द रेंज जिनकी रेंज होती है आपके पास 9.2 माइक्रोमीटर टू 11 माइक्रोमीटर तक, और सेंटर्ड अराउंड, और ये सेंटर्ड होता है अराउंड 9.6 से 10.6 माइक्रोमीटर तक। ठीक है जी। तो ये आपको आउटपुट के ऊपर लेज़र जो है वो मिल जाती है। अब ये लेज़र जो मिल रही है इसमें क्या आ रही है, इसमें सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो आ रही हैं। तो जब सीरीज ऑफ वेवलेंथ आ रही है तो इसका मतलब है कि आउटपुट के ऊपर आपको जो है वो कंटिन्यूस लेज़र जो है वो मिल रही है। तो जो है द 10.6 माइक्रोमीटर ट्रांजिशन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है इन ए नॉर्मल continuous wave laser. For example, consists of 20 transitions in wavelength ranges 0.44 10.44 to 11.02 माइक्रोमीटर। यानी कि ये 10.6 माइक्रोमीटर की ट्रांजिशन जो है कंटिन्यूस लेज़र की, वो 10.44 से इस रेंज के अंदर आपके पास 20 जो है वो ट्रांजिशंस आ जाती हैं। 20 ट्रांजिशंस सिर्फ इस रेंज के अंदर आ रही हैं। कोई क्लस्टर बन रहा होता है ना, तो इस रेंज के अंदर इतनी ट्रांजिशंस जो हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है, जो ये कितने पॉइंट हो गए थे, 18वां, कि जब आप जो है वाटर कूलिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के लिए, नॉट जस्ट टू रिमूव डिस्चार्ज हीट बट आल्सो टू रिड्यूस द थर्मल पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स। यानी कि वो जो जहाँ पर हो रही होती है ना, जिधर हीलियम भी आपने कहा किया होता है, वहाँ पर आपने उसके साथ जो है वाटर की कूलिंग भी, यानी कि वाटर भी उन ट्यूबों के अंदर सर्कुलेट जो है वो कर रहा होता है। तो वाटर cooling is required for most
कार्बन डाइऑक्साइड lasers, not just to remove discharge heat, ना सिर्फ डिस्चार्ज हीट को रिमूव करने के लिए, बट आल्सो टू रिड्यूस द थर्मल पॉपुलेशन, और जो थर्मल पॉपुलेशन है उसको भी रिड्यूस करने के लिए ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल्स, ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। अब जाहिर बात है कि जब थर्मली एक्साइटेशन हो रही होगी तो जो लोअर लेवल्स हैं, क्योंकि ये कितनी लेवल लेज़र होती है, ये 4 लेवल के 3 लेवल, क्यों जी 3 लेवल लेज़र है, तो अगर ये 3 लेवल लेज़र है तो एक सबसे ऊपर वाला होगा, 2 नीचे वाले होंगे, ठीक है। तो उनमें भी जो है वो ट्रांजिशन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इकट्ठे हो रहे होंगे, तो थर्मल पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर भी बढ़ रही होगी। तो जब थर्मल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से हीट जो है वो भी इंक्रीज होगी, और ये जो एनर्जी लेवल, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है दैट इज़ वेरी क्लोज टू ग्राउंड स्टेट, और ये पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट के बहुत नज़दीक है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ग्राउंड स्टेट, जो कि बहुत क्लोज है ग्राउंड स्टेट के। तो जो आउटपुट पावर है कार्बन डाइऑक्साइड लेटर्स की is quite sensitive to plasma temperature and are blocked or restricted cooling water line can easily result in the decrease in the output power। तो इसके अंदर जो लेज़र निकलती है उसकी तकरीबन टेम्परेचर किसके नज़दीक होता है, प्लाज्मा के नज़दीक होता है। तो प्लाज्मा का टेम्परेचर तो पढ़ा होगा आपने, प्लाज्मा क्या अभी पढ़ रही है कि पढ़ लिया हुआ है ना, तो प्लाज्मा जो होती है वो बड़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर जनरेट होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इतने टेम्परेचर पर जनरेट हो रही है कि जो कि ऑलमोस्ट नियर है किसके, प्लाज्मा के टेम्परेचर के लिए। तो इसलिए फिर यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर को ब्लॉक करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पानी है उसको, जो ट्यूब्स की लाइंस होती हैं उनके अंदर फ्लो करवाना पड़ता है। पानी फ्लो करेगा तो क्या करेगा, अवेपोरेशन होगी। जब अवेपोरेशन होगी तो हीट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो बहुत सारी लेज़र जो हैं उनके अंदर थर्मल सेंसर्स होते हैं वाटर कूलिंग जैकेट के ऊपर ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब पे लगी होती है, वो इसलिए डिज़ाइन की जाती है टू शट डाउन द लेज़र, लेज़र को शट डाउन करने के लिए। अब क्या है कि अगर मुसलसल जो है वो पंपिंग हो रही है, इवन कि आप पंपिंग रोक भी दें, तो क्या है कि पंपिंग रोकने बावजूद इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं डिस्चार्ज वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स जो गुजर रहे हैं डिस्चार्ज वाले वो क्या करेंगे, वो तो कोलिजन करते रहेंगे एटम्स के साथ। जब वो एटम्स के साथ कोलिजन करते रहेंगे तो उस दौरान में थर्मल पॉपुलेशन तो होती रहेगी, ठीक है, वो इकट्ठे होते रहेंगे। तो उसके लिए फिर ये किया जाता है कि ये जो जैकेट होती है, कूलिंग जैकेट वाटर की, जो उसके ऊपर ट्यूब के ऊपर लगाई जाती है, इसको यूज़ किया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से 40 डिग्री टू 508 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे, यानी कि इसके दरमियान में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, इससे आगे ना जाए। अब इसके अलावा जो है फिर यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि आप आम ट्यूब की जगह प्लाज्मा ट्यूब यूज़ कर लें, ठीक है। एक तो है ना आम डिस्चार्ज ट्यूब है, उसकी जगह प्लाज्मा डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको इस्तेमाल कर लें, तो जो लेज़र आउटपुट हैं वो फिर इन टेम्परेचर्स के साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है अगर आप उस ट्यूब को यूज़ करेंगे। खैर वो तो नहीं की जाती यूज़, आमतौर पे आम ट्यूब भी यूज़, क्योंकि प्लाज्मा जो होती है ना उसको आपने पढ़ी हुई, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, प्लाज्मा को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। उसको कंटेन रखना ना, जिस जगह पे उसे कंटेन रखना होता है उसके लिए वो कन्फाइनमेंट होती है उसकी की जाती है, उसको कंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आमतौर पर आम ट्यूब ही यूज़ की जाती है, जिसके अंदर डिस्चार्ज के जब होता है तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर लाइंस बना दी जाती हैं जिनके अंदर से वाटर गुजरता है,
ताकि वो एवपोरेशन, ठीक है। ये वर्किंग थी इसकी है, ये अब कंप्यूटर में काफ़ी इसका पोर्शन रहता था अभी बाकी जो है। अच्छा, अब आगे जो है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी कंप्लीट। उसके बाद मैंने नाइट्रोजन लेज़र भी पढ़ा दी थी, ठीक है। और अब जो है वो एक्सिमर लेज़र जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। एक्सिमर लेज़र, अब एक्सिमर लेज़र जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दे ओनली लेज़र केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई पावर अल्ट्रा वायलेट आउटपुट। यानी कि अगर आपने हाई पावर अल्ट्रा वायलेट, अब अल्ट्रा वायलेट आउटपुट ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉट इन द विजिबल रेंज, वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं है, ठीक है। इस बात तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के ज़रिए वहाँ, यानी कि वो लेज़र्स के जो आउटपुट पे अल्ट्रा वायलेट रेज देती हैं उनको एक्सिमर लेज़र्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सिमर लेज़र जो हैं are important because they are the only lasers capable, जो कि capable हैं of producing हाई पावर यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट आउटपुट विद गुड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है इसके अंदर वो की जाती है। अब आपको ये पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स हैं दे कंटेन मोर एनर्जी पर इंडिविजुअल फोटॉन देन विजिबल और इंफ्रारेड फोटॉन्स। तो अल्ट्रा वायलेट फोटॉन जो हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंटेंट होती है एज़ कंपेयर टू इंफ्रारेड या विजिबल फोटॉन्स के। तो वी नो दैट ultraviolet photons contain more energy, इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है पर इंडिविजुअल फोटॉन से then visible or infrared photons, ठीक है जी। ये ज़्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स जो हैं वो ऑफन ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो कि लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। विजिबल और दूसरे फोटॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स, तो जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स हैं कैन ऑफन डू थिंग्स that less energetic photons
कैन नॉट डू, जो कि लेस एनर्जेटिक फोटॉन निकाल। तो दिस फैक्ट मेक्स एक्समियर लेज़र यूज़फुल इन दी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसकी वजह से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो वो आगे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे पास कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स का, अभी आपने पीछे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स जो हैं उनका कंसेप्ट जो है वो स्टडी किया है। तो उसी के तहत जो है वो हम एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल जो है कैन स्टार्ट आउट इन द ग्राउंड स्टेट, ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, और फिर वो क्या होगा, जब एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो एक्साइटेड होगा। वंस एन एक्साइटेड स्टेट आपको मिल जाएगी तो दे कैन लूज एनर्जी एंड गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट। एनर्जी लेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे, दोबारा अपनी स्टेट के अंदर वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है आपका ग्राउंड स्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कर्व जो है वो ड्रा करूँ तो वो जो कर्व होगा पोटेंशियल एनर्जी का मॉलिक्यूल्स के लिए, जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है ना वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा मिनिमाइज होती है, मिनिमम होती है क्योंकि अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्टिव है। जब भी आप पोटेंशियल की बात करते हैं ना तो पोटेंशियल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये फिर मैं अभी यहाँ पर नहीं बनाता इसको, ग्राफ को, ये मैं कल बनाऊँगा और फिर आपको इसको ना आगे से डिटेल, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो रहा है तो उसको फिर डिटेल से बताऊँगा इसको कि हाउ इट वर्क्स।